हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2022 के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हमारा कॉमर्स पर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इस वीडियो में हम एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और ये 20 क्वेश्चंस हम 20 वीक्स तक डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपका जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमें लगते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन करके वहां भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा अकाउंट है जो कि इंक्रीज होगा डेबिट साइड एंट्रीज करके। मशीनरी अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या फिर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पे डेबिट एंट्रीज की बात की जा रही है, डेबिट साइड से वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परचेस रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे क्या हैं? ये हमारी अर्निंग्स हैं। और जबकि मशीनरी अकाउंट हमारा एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। तो आप सबको पता है जितनी भी अर्निंग्स होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड जाती हैं और जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट साइड जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको डेबिट एंट्रीज के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मशीनरी अकाउंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज एन असेट्स, a liability, an expense as contingent liability, बताइए। यहाँ पर अव्यय आकस्मिक देयता, आकस्मिक भी लिख लीजिएगा, एक आकस्मिक व्यय देयता, ठीक है। बताइए क्रेडिट बैलेंस जो है बैंक अकाउंट का वो हमारे लिए क्या बताता है? देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एक बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमेशा एक लायबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने जितना भी अमाउंट वहाँ पे सेव किया है, अपना बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, उसको हमें देना होगा। इसलिए यहाँ पर अ लायबिलिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे यहाँ पर आते हैं। रिटर्न आउटवर्ड बुक मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ। अब जो रिटर्न आउटवर्ड बुक है वो हमारा किस तरह का रिकॉर्ड रखती है? कोई भी गुड्स जो कि रिटर्न हुआ है सप्लायर को, कोई भी गुड जो कि रिटर्न हुआ है कस्टमर को, गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर या फिर गुड्स रिटर्न टू नेबर्स, बताइए। रिटर्न आउटवर्ड बुक में हम किस तरह के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करेंगे? देखिए यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड की बात की जाए गई है, तो यानी कि हमने किसको रिटर्न किया है? अपने सप्लायर को रिटर्न किया है। आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर रिटर्न किया गया। रिटर्न गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को कोई भी हमारा माल था वो खराब आया तो हमने उस सप्लायर को वापस कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्रेस सिस्टम कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। इम्प्रेस सिस्टम वो होता है जिसमें हम छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो और आंसर अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बताइए अगर आपको कोई आइडिया है तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए कैश बुक जो होती है इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारी कहलाती है पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें हम डेली के छोटे छोटे एक्सपेंडिचर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पेंसिल खरीदी, एक पेन खरीदा,
इरेजर खरीदी, शार्पनर खरीदा। अब ये छोटे छोटे खर्चे थे, अब उसको पेटी कैश बुक में लिख लिया, ठीक है। अब जब हम उसको कैश बुक में या कैश बुक में जब हम ट्रांसफर करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे इस तरह से नहीं लिखेंगे कि हमने हाँ एक पेन खरीदा, एक पेंसिल खरीदी। हम वहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये सारे एक्सपेंडिचर को टोटल करके हम डायरेक्ट वहाँ पे स्टेशनरी एक हेड करके वहाँ पे डाल देंगे, यानी कि छोटे छोटे खर्चों को एक बड़े हेड में हम उसको इंक्लूड कर देंगे। तो पेटी कैश बुक में छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स को सेपरेट लिखा जाता है और बाद में उसको उससे रिलेटेड बुक्स में एक बड़े हेड में लिख दिया जाता है टोटल अमाउंट के साथ। तो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, पेटी कैश बुक के अंदर फॉलो किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी स्टेटमेंट सेंट अलोंग विद परचेस रिटर्न इज। अब कोई भी स्टेटमेंट है जो कि परचेस रिटर्न के साथ उसको इंक्लूड करके भेजा गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट, परचेस रिटर्न बुक, बताइए। यहाँ पे परचेस रिटर्न के साथ बोला गया है, तो आपने परचेस किया, ठीक है, कोई भी माल, और वो खराब निकला, तो यार आप उसको वापस करेंगे तो किसको करेंगे? जिसने आपको वो माल बेचा है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट भेजा जाता है परचेस रिटर्न के साथ, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट नोट। और ये क्रेडिट नोट जो होता है सेलर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और डेबिट नोट बायर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता था स्टेटमेंट सेंट अलोंग विथ सेल्स रिटर्न, तो वहां पर आ जाता है हमारा डेबिट नोट, ठीक है। नेक्स्ट है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? कस्टमर ऑफ द बैंक, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इधर बी और सी। बताइए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको हम बीआरएस भी बोलते हैं, वो कौन प्रिपेयर करता है? देखिए, बीआरएस जो होता है वो हमारा प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर ऑफ द बैंक के द्वारा, यानी कि जिस पर्सन का भी जिस बैंक में अकाउंट है वो अपने चेक करने के लिए पासबुक और कैश बुक को, यानी कि दोनों का टोटल मैच कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है जिसको बीआरएस बोला जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि पासबुक में जो एंट्री है वही कैश बुक में है या नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कस्टमर ऑफ द बैंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस प्रिपेयर करते हैं तो हम कुछ चेक जो होते हैं उसको पे करते हैं बैंक को, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, यानी कि आपने बैंक में कुछ पेमेंट के लिए चेक दिए लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो उसको आप क्या करेंगे? अपनी कैश बुक के बैलेंस में ऐड करेंगे, ठीक है। और जो भी आप पासबुक के अनुसार शेष राशि पर पहुंचाने के लिए, ओके, यहाँ पर आप उसको जो भी आपका कैश बुक का बैलेंस है उसमें आप ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो पासबुक है उसमें पहुंचने के लिए, जिससे कि पासबुक में भी उसकी एंट्री हो जाए, डिडक्ट करेंगे या फिर आप डिवाइड करेंगे या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, आपने बीआरएस पढ़ा होगा, पहले आप आंसर करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, इसको आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आंसर। बताएं। देखो, आप बीआरएस प्रिपेयर करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें दो तरह से हम एंट्रीज करते हैं। एक होता है स्टार्टिंग में जो करते हैं एडेड, और उसके बाद नीचे डिडक्ट। और इसमें क्या दिखा लिया हुआ है ऑप्शंस में, डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि सी ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया क्योंकि डिवाइड तो होता ही नहीं है। सेम उसी तरह से डी ऑप्शन भी हमारा कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई भी नहीं किया जाता। अब आपको ऑप्शन ए और बी में से बताना है, ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि चेक पे किए गए हैं लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं, यानी कि आप खुद सोचिए, आपने किसी को कोई भी चेक दिया और क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपने पहले से मान लिया कि हाँ, अब मेरा इतना अमाउंट जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5,000 के चेक दिए,
क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन आपने जो कैश बुक है आपकी, आपने वहां से तो डिडक्ट कर दिए ना अपने तरफ से कि हाँ 5,000 अब मेरा अमाउंट कम हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में कम तो नहीं हुआ क्योंकि अभी आपका चेक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आप उसको फिर से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर रिवर्स में एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप उसको डिडक्ट करके दिखाएंगे। तो डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी वो क्लियर नहीं हुए हैं तो आप डिडक्ट करेंगे अपने बैलेंस से, जो भी आपकी कैश बुक का बैलेंस होगा जब वो पासबुक के बैलेंस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट, यानी कि एक साल के जो खर्चे होते हैं उसको या गलतियां जो हैं उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एक साल से दूसरे साल में, तो उसका कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, आप एक चीज सोच के चलिए, आपका ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि नेक्स्ट ईयर में भी यूज होता है, अकाउंट या स्टेटमेंट कौन सा होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो आपने इस साल प्रिपेयर करी है वो नेक्स्ट ईयर भी उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट्स लिखे जाते हैं या उनका ट्रीटमेंट होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट्स के सारे ट्रांजेक्शन्स उसमें बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, और दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट जिसमें टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को और उनमें कोई एरर है, तो वो एरर हो सकता है पर्सनल अकाउंट में हो या हो सकता है रियल अकाउंट में हो। इसलिए यहाँ पर यहाँ पूछा गया है कौन से एरर्स हैं जो कि एक अकाउंट एक साल से दूसरे साल इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, असेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ, यानी कि जो असेट्स हम रखते हैं अपने बिजनेस के अंदर वो किस पर्पस से रखी जाती हैं, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसको बेचने के पर्पस से, फिर से बेचने के पर्पस से, या फिर कैश में बदलने के लिए, या फिर पर्सनल पर्पस के लिए, बताइए। आप खुद सोचिए, आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं और उसके लिए आपने कुछ असेट्स परचेस किए हैं, तो वो उसको परचेस करने का आपका रीजन क्या था कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई भी प्रोडक्शन का काम करने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वहां पे प्रोडक्शन हम मशीन से कर रहे हैं, तो मशीन हमने क्यों परचेस करी है, जिससे कि हम अर्निंग कर पाए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रीसेल के पर्पज से कोई नहीं खरीदता, ना ही हम उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी भी चीज को खरीद रहे हैं। ठीक है, और पर्सनल पर्पस ये भी बेकार है। तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे गलत दिए हुए हैं। ऑप्शंस यहाँ पे इस तरह के दिए हुए हैं कि आपको थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप फर्स्ट लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं हाँ वहां पर हमें सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही इजी हमें आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, स्टॉक जो है वो किस पे वैल्यूड किया जाता है, यानी कि उसको किस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट प्राइस, कॉस्ट ऑफ मार्केट विच एवर इज लोअर, या फिर ऑड प्राइस, बताइए क्या होगा। देखिए, जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक हमारा हमेशा कैलकुलेट किया जाता है जो भी उसकी कॉस्ट है और जो भी उसका मार्केट है, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यहाँ पे ऑफ है, इसकी जगह और कर लीजिएगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उस पर हम अपने स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कोई भी अनअर्न्ड इनकम है वो हम क्या मानेंगे, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बताइए। अनअर्न्ड इनकम आप समझते हैं क्या होता है? देखिए, अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जिसको अभी हमने अर्न नहीं किया है लेकिन उसका अमाउंट रिसीव कर लिया है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, आप किसी के यहाँ काम करते हैं, ठीक है, अब आपने
1 महीने का एडवांस उससे ले लिया, ठीक है, लेकिन अभी आपने जो एडवांस लिया है उसकी ड्यूटी तो नहीं की है, आपने सिर्फ एडवांस ले लिया है, तो ये क्या हो गई, एक तरह से अर्न्ड इनकम हो गई। यानी कि अभी आपने अर्न नहीं की है उस इनकम को, बस आपने उसको रिसीव कर लिया है। तो ये क्या हो गई आपके लिए, लायबिलिटी। अब आपको वहां पर जो भी आपने 1 महीने का एडवांस लिया है वहां पर आपको 1 महीने काम करना ही पड़ेगा। आप वहां से काम छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप उसका पेमेंट पहले ही ले चुके हैं। ये तो हो गई आपकी अर्नड इनकम। तो यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं, ऑप्शन बी लायबिलिटी होगा। अब एक आता है हमारा अर्नड इनकम। अब अर्न इनकम क्या होती है इसे भी समझ लीजिए। अर्न इनकम वो इनकम होती है जो कि आपने कमा तो ली है लेकिन अभी आपने रिसीव नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने वहां पर 1 महीने काम कर लिया है लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपने इनकम तो अर्न कर ली है लेकिन अभी आपने रिसीव नहीं की है। तो अब वहां पर जो भी आपका बॉस या जो भी आपका मालिक है वो लायबल है लीगली आपको देने के लिए, क्योंकि आप पहले ही उस चीज को अर्न कर चुके हैं बट आपने अभी रिसीव नहीं की है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे अर्नड और अर्नड इनकम में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे लिए बन जाती है असेट और ये बन जाती है लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। अब जो डेप्रिसिएशन होती है वो किस पे प्रोवाइड की जाती है, फिक्स असेट्स, आउटवर्ड केयर्स, करेंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स पर, बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास। हर तरह के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किसी भी टॉपिक में डाउट है पूछ लीजिए। हम थ्योरी क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है, फिक्स असेट्स पे, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये हो गए हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हैवी एडवर्टीजमेंट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। अब आपने कोई भी हैवी एक्सपेंडिचर किया किसी भी प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर अदर एक्सपेंडिचर है, बताइए। आप समझते हैं ये सारे एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, आंसर करिए फटाफट। देखिए यहाँ पर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टाइम में बेनिफिट करेंगे, ठीक है, और ये अमाउंट में भी ज्यादा होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये डे टू डे बेसिस पर होते हैं, ये हमें लॉन्ग टाइम में हेल्प नहीं करते, ये शॉर्ट टाइम में हेल्प करते हैं और ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग पे पेंट कराया, ठीक है, आपने किसी फर्नीचर की रिपेयरिंग कराई, ये सब क्या है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो कि डेली बेसिस पर होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बहुत ही हाई अमाउंट में होते हैं और ये इतने हैवी होते हैं अमाउंट में कि अगर हम एक बार में इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो नेगेटिव पोजीशन दिखाएगी, और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो नेगेटिव पोजीशन शो करे, क्योंकि नेगेटिव पोजीशन से क्या होता है, इन्वेस्टर्स के माइंड में नेगेटिव इमेज बनती है और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए हर कंपनी अपने कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसिडर करके उसका अलग ट्रीटमेंट करती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, एक बार में वो सारे एक्सपेंडिचर को ना शो करके धीरे धीरे राइट ऑफ करती है, 5 से 10 साल में राइट ऑफ होते हैं इस तरह के एक्सपेंडिचर्स, उनको बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अदर एक्सपेंडिचर्स की बात करें जो हमारे इसमें लाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से ये एक्सपेंडिचर होते ही नहीं है, क्योंकि 3 ही तरह के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम, कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू या फिर डेफर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हैवी एडवर्टीजमेंट की बात की गई, तो आप खुद सोच सकते हैं अब ये किस में लाई कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टीजमेंट है, लॉन्ग टाइम तक हेल्प करेगा, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक, लेकिन ये इतना हैवी है, फॉर एग्जाम्पल हम कहें तो 10 लाख 50 लाख, और एक बार में अगर इतना हम डाल देंगे अपने बैलेंस शीट में, तो जो बैलेंस शीट हमारी अभी पॉजिटिव पोजीशन दिखा रही है तो नेगेटिव दिखाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, 5 से 10 साल का टाइम पीरियड होता है इनको राइट ऑफ करने का, ठीक है।
नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड। अब अकाउंट रिसीवेबल्स में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है? सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए अकाउंट रिसीवेबल्स की बात की जा रही है, यानी कि कोई भी चीज आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स क्या है? रिसीव करेंगे, देनदार हैं, आपको इनसे अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल, अगेन ये आपके लिए एक रिसीवेबल अमाउंट है। प्रॉमिसरी नोट, अगेन ये आपको यहाँ से फंड मिलेगा। तो ये सारे ही क्या है? आपके रिसीवेबल का पार्ट है। और यहीं आपको पूछा जाता अकाउंट पेबल इंक्लूड, तो हो जाता सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब हम बैड डेट पे कोई भी प्रोविजन बना रहे हैं तो किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेज या फिर डेटर्स? बहुत ही सिंपल है। क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, जो कि है डेटर्स। जो भी डेटर्स हमें लगते हैं कि ये इनका जो अमाउंट है हमें रिसीव नहीं होगा, या फिर ये दिवालिया हो चुके हैं, अब ये लोग पैसा हमें नहीं देंगे, तो इनके लिए इस तरह के खर्चों से खुद को बचाने के लिए, अब हमारा खर्चा तो हो गया क्योंकि वो पैसा अब हमें मिल नहीं रहा है, तो हमारे लिए तो ये नुकसान है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए या फिर इस खर्चे से बचने के लिए, इस हानि से बचने के लिए हम कुछ पहले से प्रोविजंस बना के चलते हैं, जिससे कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो यहाँ पर गड़बड़ाए ना, यानी कि उनको हम इजीली एक दूसरे से कंप्लीट कर पाए। यानी कि यहाँ पर हम पहले से एक प्रोविजन बना के चलते हैं, तो उस प्रोविजन से हम इस तरह की जो खर्चे होते हैं या फिर इस तरह की जो हमारे लॉस होते हैं उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि आप खुद सोच के चलिए, हम घर में भी हम देखते हैं कि आगे कुछ ऐसी लोग हैं हमें अपने आसपास भी, हमने अगर किसी को पैसा दिया और लगता है कि वो नहीं देगा, लेकिन हमें भी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, तो हम पहले से क्या करते हैं? पहले से कुछ सेव करके चलते हैं। तो वो क्यों सेव करके चला है? क्योंकि हमें नहीं भरोसा कि हमें किसी से पैसा मिलेगा या नहीं, तो हमने पहले से भी खुद अरेंजमेंट करके रखा है। तो एक तरह से ये वही अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो कंपनी भी पहले से बैड डेट्स के लिए प्रोविजंस बना के चलती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल कौन सा है? परचेज ऑफ लैंड, सैलरीज, लीज या फिर परचेज ऑफ बिजनेस बिल्डिंग, सॉरी, बताइए। मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों की डेफिनेशन बताई थी, तो अब आप इजीली बता सकते हैं ये क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो आप सबको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली बेसिस पर होते हैं, और इसमें कोई भी एक्सपेंडिचर आपको कौन सा लग रहा है जो डेली बेसिस पर है? देखो परचेज ऑफ लैंड डेली बेसिस पर नहीं होता, लीज हम कोई भी लेंगे डेली बेसिस पर नहीं होती, परचेज ऑफ बिल्डिंग डेली बेसिस पर नहीं होती, लेकिन सैलरी डेली बेसिस पर हो सकती है, ठीक है। और इससे हमारी जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में भी नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म में ही इसका प्रॉफिट मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है व्हेन डिस्काउंटिंग द बिल डेबिट शुड बी गिवन टू। अब हम कभी भी अपने बिल को डिस्काउंट करते हैं तो वहां पर जो डेबिट होगा वो क्या होगा? बैंक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एक्सेप्टर अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, बताइए। डिस्काउंटिंग हम कहाँ से कराते हैं? बैंक से। और जब हम बैंक से कराएंगे तो यहाँ पे डेबिट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसलिंग द ओरिजिनल बिल। अब जो ओरिजिनल बिल था वो हमने कैंसिल करा दिया और उसके साथ में हमने एक फ्रेश एक्सेप्टेंस को ड्रॉ किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिटायरिंग अंडर रिबेट, रिन्यूअल, डिस्काउंटिंग या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बताइए।
देखिए यहाँ पर बात करें तो आपको आंसर लग सकता है कि इसका रिन्यूएबल होगा, लेकिन रिन्यूएबल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल में न्यू एक्सेप्टेंस नहीं बनाई जाती। उसी जो आपका ओरिजिनल बिल है उसी को आपको उस पर ही साइन करके उसको ही रिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है फ्रेश एक्सेप्टेंस की, और फ्रेश एक्सेप्टेंस का मतलब है कि कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है, कंडीशंस हैं, यानी कि वहाँ पे डिस्काउंटिंग की गई है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा डिस्काउंटिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेस डेट इज अदरवाइज इज कॉल्ड एज। अब जो बेस डेट है हमारी, वो हमारी क्या कहलाएगी? जीरो डेट, लीव डेट, वर्किंग डेज या फिर ग्रेस डेज? बताइए। आप नाम से ही समझ सकते हैं, बेस का मतलब होता है शुरू से कोई काम करना। हम कोई बेस से काम कर रहे हैं तो यानी कि स्टार्टिंग से कर रहे हैं। और जीरो डेट भी हमारा वही बता रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बेस डेट वो होता है जहां पर हम इसके पीछे हमने किसी का भी सहारा नहीं लिया, यानी कि स्टार्टिंग से काम किया है, तो सेम वही हो गया जीरो डेट से काम करना। ठीक है, तो बेस डेट हमारी जीरो डेट कहलाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो एवरेज ड्यू डेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? मीन ड्यू डेट, मीडियन ड्यू डेट, मोड ड्यू डेट या फिर जीरो डेट? क्या हो जाएगा? देखिए एवरेज ड्यू डेट की बात की जा रही है, तो एवरेज का मतलब होता है औसत, और आपको पता है मीन को भी औसत बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए मीन ड्यू डेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो यही थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। होप आप आज के 20 क्वेश्चंस हैं वहां से आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी शाम तक हो सकता है, क्योंकि अभी मेरी कंटिन्यू 2 क्लासेस और होंगी, तो मैं शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। कल का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नीचे सजेशन भी जरूर दीजिएगा आप, और क्या क्या टॉपिक चाहते हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपकी थ्योरी क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूं। और हाँ, आज मैं आपके साथ एक सिलेबस भी डिस्कस करूंगी, तो वो भी आप क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।